गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे। इस लेसन में जो भी बतलाना था वो चीज़ मैंने बतला दिया हूँ और अब मैं प्रश्नावली का अध्ययन करवाऊँगा। तो ये मेरे सामने एनसीईआरटी का बुक है। तो 4.1 आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल करके उसमें देख लेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पहला क्वेश्चन जो है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम ये बात पहले ही बता दिए हैं कि आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर आपने उसका सही आंसर कर दिया आपको 2 अंक मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। ये क्वेश्चन है। अब इसमें कहा जा रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम बताएं कि द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जो समीकरण वो बीजीय व्यंजक जो समीकरण के रूप में है लेकिन उसका घात 2 हो तो हम उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे हल करना पड़ेगा। हम इसे कर लेते हैं। तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि a+b के होल स्क्वायर के रूप में ये है। तो पहले तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा a+b के होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा x² a+b का होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + 2ab + b², ये सूत्र होता है और इसी के रूप में ये है। तो हम इसको इस रूप में तोड़ेंगे। तो a² यानी x² + 2ab 2 इंटू x इंटू 1 + b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हम देख रहे हैं ये गुना के रूप में, हम इसको गुना कर देंगे। 2x प्लस माइनस 2 6। अब यहाँ हम देखते हैं तो x² प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 2x - 6। अब यहाँ पर देखिए बराबर के इधर 2x प्लस में है और बराबर के इधर भी 2x प्लस में है। तो जब बराबर के दोनों तरफ समान राशि हो हम उस दोनों को छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने का मतलब इसको हटा दीजिए, ये खत्म। दोनों समान चिन्ह में रहे तब, समान प्रकृति में रहे तब। अगर 1 + 1 माइनस रहे तो फिर वो नहीं हटेगा। अब हम यहाँ देखते हैं बचा क्या, x² + 1 हम इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा +6 = 0 या x² + 7 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका घात 2 है, समीकरण के रूप में है और इसका घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। बस हो गया, इतना आपको बनाना है। इतना बना लिए, 2 अंक आपके कंप्लीट। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो अब आप सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न में कुछ 8 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, पहला का पहला मैंने बताया। तो पहला में 8 क्वेश्चंस हैं। इस 8 क्वेश्चंस को बस इसी प्रकार से आप हल कर लेंगे। अगर घात 2 आया तो वो द्विघात समीकरण है और अगर घात 2 नहीं आया तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो फर्स्ट के 8 क्वेश्चंस को मैं यहां से छोड़ रहा हूं और बाकी आप क्वेश्चन को देखिए। दूसरा का ये पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। एक आयताकार भूखंड है। अब आयत कैसा होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक आयताकार एक भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है आयत के रूप में, जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई, एक आयत में एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, ये भी लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन हमें एक से ही मतलब है। लंबाई के बारे में कहा जा रहा है तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मतलब कि जितना चौड़ाई है उसका दुगुना +1 उसकी लंबाई है। हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये x, हम इसको अगर x मान लें तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक। तो चौड़ाई का दुगुना तो x का दुगुना 2x
और कह रहा है एक अधिक यानी प्लस एक, यहाँ लंबाई और चौड़ाई हो गया, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। उसका लंबाई और चौड़ाई संख्या में नहीं दिया है, जिसको हमें मानना पड़ा है। तो मान लिया है कि चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी होगी, तो प्रश्न के अनुसार हमें लंबाई फिर उसके अनुसार बनाना होगा कि लंबाई के बारे में कहा कि चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, तो दुगुना तो है लेकिन एक अधिक है तो प्लस एक तो मैंने करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे माना भूखंड की लंबाई इज इक्वल टू x तथा यहाँ पर चौड़ाई होगा, चौड़ाई तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई तो कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, तो चौड़ाई के दुगुना तो हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है चौड़ाई है, अब दोनों का गुना करेंगे तो बराबर इसका क्षेत्रफल निकलेगा, और क्षेत्रफल है इतना 528, हो तो गया इतना गुना इतना बराबर इतना, और हमारा समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा तो फिर उसे हल करना। देखिए आप, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, तो प्रश्न से हम देखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और आयताकार भूखंड यानी आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई हो जाएगा x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, या यहाँ पर अब देखिए गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 या 2x स्क्वायर प्लस x, अब इसको इधर ले आएंगे 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया है, और मैंने द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए 3 विधि बताया है, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि। तो हम आपको यही करेंगे कि आप द्विघात सूत्र से ही डायरेक्ट आंसर ज्ञात कर लीजिए। x बराबर जो हमने द्विघात सूत्र बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये जो मैंने सूत्र बताया था x बराबर, तो x का मान निकल जाएगा, जो x का मान निकले वही तो यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा, और इस मान को फिर यहाँ रख देंगे तो फिर हमारा लंबाई निकल जाएगा। तो इस सूत्र से आप x का मान निकाल लेंगे। x का मान अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाए 12, अगर x का मान 12 आ जाए तो हम कहेंगे कि इसकी चौड़ाई 12 मीटर है, और लंबाई क्या निकाल लेंगे, तो लंबाई हो जाएगा 2 गुना 12 प्लस 1, 12 दूनी 24, 25 मीटर हो जाएगी लंबाई। यहाँ पर अब ध्यान रखना है कि x का मान 2 आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस वाला मान को हमें आंसर नहीं मानना है। क्यों, जब भी हम किसी चीज की लंबाई नापते हैं तो वो प्लस में होता है ना कि माइनस में, तो माइनस वाले आंसर के ब्रैकेट में अगर हम मान लेते हैं x का मान निकालें, हमको आ जाए 12 माइनस 13, हम इसके बगल में लिख देंगे कि यह असंभव है, यह असंभव है, ये संभव होगा, ये संभव होगा तो आंसर होगा 12, माइनस वाले को हमें इसमें मान नहीं रखना है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। मैंने तीनों विधियां बता दिया है, तीनों विधि से कैसे x का मान निकाला जाता है। तो दोबारा हम इस चीज़ को फिर बता करके हम टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप वो इसका मूल निकालना सीख गए होंगे, और मूल निकालना सीख गए होंगे तो आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन देखता हूं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत मतलब
4 5 6 7, ये क्रमागत है, क्रम यानी एक के बाद दूसरा आना चाहिए। 100 तो 101 क्रमागत का मतलब। अगर यहाँ पर हम ये मान लेकिन क्रमागत संख्या यहाँ पर कहेंगे दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, लेकिन वो दोनों क्रमागत धन पूर्णांक कौन है ये नहीं बताया गया है। जो नहीं बताया गया है हम उसे ही मानते हैं। अगर एक संख्या मानते हैं कि 10 है तो दूसरा क्या होगा 10 + 1, लेकिन ये तो एग्जैक्ट मान हो गया कि 10 है तो बस 10 ही है, ऐसा नहीं माना जाता है। मानने के क्रम में हम चर राशि को रखते हैं। हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि 10 है तो क्रमागत का मतलब हुआ कि अगला जो संख्या होगा वो होगा 10 + 1 यानी 11। अगर 20 है तो 20 + 1 यानी 1 बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम क्रमागत पूर्णांक को माने तो हम लिखेंगे यहाँ कि माना एक क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक। हमने बताया कि क्रमागत का मतलब जब अगला संख्या होगा वो +1 होता है, तो एक तो x है तो दूसरा हो जाएगा x + 1। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दोनों का गुणनफल तो दोनों का गुना, तो दोनों का गुना प्रश्न हो जाएगा x गुना x + 1 = 306। तो हो गया, गुना करेंगे x² + x, इसको इधर ले आएंगे -306 बराबर 0 आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो बस आप सूत्र का उपयोग कीजिए और इसका आंसर निकालिए। x का जो मान आएगा वो यहाँ पर वो हो जाएगा पहला धन पूर्णांक, लेकिन धन पूर्णांक का रहा है। फिर यहाँ पर देखिए धन पूर्णांक का रहा है यानी कि प्लस, तो इसलिए x का अगर मान यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में आए तो माइनस वाला को छोड़ देना है, माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला आंसर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले ही कह रहा है कि धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक इसका मतलब प्लस वाला आंसर होगा। तो इसको भी आप किसी भी विधि से हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन अब मैं देख रहा हूँ यहाँ, तीसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ, वो है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन कोई लड़का है और उसकी माँ है, तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन 10 साल का है तो इसका मतलब उसकी माँ 10 + 26 यानी 36 वर्ष की है। अगर रोहन 20 वर्ष का है तो उसकी माँ 20 + 26 यानी 46 वर्ष की है। मतलब रोहन जितना है उससे 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। तो रोहन की उम्र कितनी है ये तो बताया ही नहीं है इसमें। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। पहले तो हम देख लेते हैं कि रोहन की उम्र क्या मानना पड़ेगा। यहाँ नहीं है रोहन की उम्र तो मान लेंगे। तो दूसरा का यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, लिखेंगे माना रोहन की उम्र x वर्ष। अब रोहन की उम्र x वर्ष है। अभी हमने बताया कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, तो रोहन का जितना उम्र है उसमें हम 26 जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की उम्र निकल गई। हम यहाँ लिखेंगे तथा रोहन की माँ की उम्र x + 26 वर्ष, x + 26 वर्ष हो गया। अब प्रश्न में देखिए क्या करा, ये तो हो गया कि इसका उम्र इतना है और इसका उम्र इतना आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष बाद की बात है, अभी x है। यहां पर हम ऐसा लिख देते हैं रोहन की वर्तमान उम्र। जब उम्र की बात आए तो वर्तमान आप मान लीजिए। रोहन की माँ की वर्तमान उम्र, यहाँ वर्तमान लिख दीजिए। यह वर्तमान है यानी कि अभी x वर्ष है अभी, और इसकी उम्र x + 26 अभी है। तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा? मेरा उम्र अभी मान लीजिए 30 है, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा? 30 + 3 33 हो जाएगी। तो 3 वर्ष तीनों में जुड़ जाए। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, तो अभी तो x है, 3 साल के बाद कितना? तो x +
3 वर्ष। माँ की उम्र, ये कितना हो जाएगा x प्लस 26, ये तो अभी है, 3 वर्ष बाद इसमें भी प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29 वर्ष, 3 वर्ष बाद। लेकिन क्या कराएंगे, 3 वर्ष बाद जो उम्र है, 3 वर्ष बाद जो उम्र है उसका गुणनफल, उसका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 360 हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या करा है, 3 वर्ष के बाद जो उम्र है उसका गुणनफल ये है और ये है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29, ये जो गुणनफल है वो हो जाता है 360। 360 अब हम इसको गुना करेंगे, तो गुना हम करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 29 दिया 87, ये हो जाएगा 87 बराबर 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x प्लस 87, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ पर घट जाएगा तो 10 माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 15 में से हट जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 2 माइनस 273 बराबर 0। यहाँ पर फिर से हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो 3 ऑप्शन है हमारे पास इसके आंसर ज्ञात करने के, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि। तब पूर्ण वर्ग विधि तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, उधर जाना नहीं है। गुणनखंड विधि में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उस विधि में भी जाना नहीं है। तो द्विघात समीकरण हमारे लिए सबसे आसान बन जाता है, तो बस सीधा सूत्र लिखिए, आंसर हल कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब यहाँ मैं दूसरा का चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, देखिए दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 480 किलोमीटर, जो चीज़ दिया रहे पहले उसको आप लिख लीजिए। तो दूरी हमें यहाँ दिया हुआ है, दूरी है 480 किलोमीटर। अब क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल था कितना ये तो दिया ही नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, कौन दूरी, ये जो 480 किलोमीटर की दूरी है, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब चाल घटेगा तो टाइम तो बढ़ेगा ही। अगर हम साइकिल से कहीं जा रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं तो हम जल्दी पहुंचेंगे, वही चाल को अगर हम धीमी कर दें तो देरी से पहुंचेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, ये दोनों में एक प्रकार का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो दूरी 480 है, चाल दिया नहीं है, हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ पर देखिए ये दूरी है और ये चाल है, समय क्या हो जाए, तो समय बराबर तो दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब यहाँ पर हो जाएगा दूरी है 480 बटा चाल, ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर जब दूरी बटा चाल हो गया तब यहाँ पर देखिए ये तो दूरी है और ये चाल, ये इसका मतलब ओरिजिनल टाइम है, दूरी 480 और ये रेलगाड़ी की सामान्य चाल हम यहाँ पर लिखेंगे, सामान्य चाल, रेलगाड़ी की ये सामान्य चाल है, मतलब जिस चाल से ये रेगुलर चलता है बस वही चाल है। तो सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसका ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी ये दूरी पर बटा ये चाल, इसका ओरिजिनल टाइम ये हो गया। लेकिन हमको कह क्या रहा है, कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, तो चाल तो हम माने x, लेकिन कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, लिखेंगे चाल x - 8 किलोमीटर पर आवर,
चाल अब इतना होता तो उसी दूरी को पहले तो हम देखेंगे कि अगर चाल इतना होता तो फिर समय कितना लगता, इस दूरी को तय करने में समय कितना लगता। तो समय बराबर दूरी बटा ये चाल, अब तो ये चाल लगेगा ना, तो दूरी बटा x माइनस 8। यहाँ पर देख रहे हैं अब चाल, ये देखिए ये x है और ये x माइनस 8, अगर ये 10 है ये 10 माइनस 8 यानी 2, यानी कि ये घट गया, चाल घटेगा समय बढ़ेगा। इसका मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है, ये समय कम है और ये समय ज़्यादा है। तो इसमें भी तो वही बात कर रहा है ना कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक टाइम लगता, तो ये 3 घंटा ज़्यादा है। तो 3 घंटा ज़्यादा है मतलब ये 3 घंटा कम है, मतलब इतना माइनस इतना बराबर 3 हो गया, प्रश्न बराबर गया, इतना माइनस इतना बराबर 3। हम लिखेंगे प्रश्न से 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, या हम भिन्न का घटाव कर लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स से भागे x माइनस 8 और x माइनस 8 को इससे गुना करें, 480 इंटू एक्स माइनस 8। अब यहाँ देखते हैं ये माइनस है और x माइनस 8 से भाग करेंगे इसको, बचेगा x, 480 x बराबर 3। अब इसको हल करेंगे, गुना करेंगे, 480 x माइनस 8 से गुना करेंगे, 0 8 64 6 8 चौके 32 6 38 माइनस 480 बटा, इसको भी गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8x और बराबर 3, यहाँ पर हम देते हैं ये हो जाएगा 480x माइनस 38 40, इसको हटा दीजिए, ये यहाँ पर x होगा 480x 480 ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 38 40 और ये तिरछा हम गुना कर दें तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 24x, इसको हम उधर ले जाए हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 38 40 इज इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण फिर से बन गया, और फिर से द्विघात समीकरण बन गया तो हम फिर से तीनों में से किसी भी एक विधि से, और सबसे आसान तो है द्विघात सूत्र, उससे हम इसका हल ज्ञात कर लेंगे। तो हल ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ भी एक प्लस और एक माइनस में आएगा, तो माइनस वाला को छोड़ देंगे, प्लस वाला, क्योंकि किसी भी वस्तु की चाल जो होती है वो प्लस में हम रखते हैं, इसलिए यहाँ पर वो प्लस वाला मान को यहाँ पर रख दें। इस प्रकार से ये चैप्टर हो गया खत्म, तो मैं इसको यहीं पर रखता हूँ।